खेल तो खेल होते हैं, खेल के क्या प्रकार भी होते हैं? बिल्कुल, खेल विभिन्न प्रकारों के होते हैं। किन किन प्रकारों के होते हैं, किस किस साइंटिस्ट ने किस किस प्रकार से विभक्त किए हैं, इसके बारे में हम देखते हैं अब। तो सबसे पहला है कि साथी के आधार पर खेलों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें होता है समांतर, सहचार्य और सामूहिक। इसमें बच्चा किसके साथ कैसे खेलता है, इसके आधार पर बांटा गया है। समांतर खेल वह बच्चे की वह एज होती है जिसमें बच्चा अकेला खिलौनों के साथ में खेलना पसंद करता है, तब उसे बोलते हैं सहचर्य खेल, समानांतर खेल। सहचर्य खेल जब बच्चा एक या दो बच्चों के साथ में ही खेलना पसंद करता है, वह ज़्यादा बच्चों के साथ में खेलना पसंद नहीं करता है। उसकी सेटिंग ही एक या दो बच्चों के साथ में होती है। यह होती है 3 से 4 वर्ष, 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चे जो केवल 2 या 3 बच्चों के साथ में मैक्सिमम उसके साथ में खेलते हैं, तो उस गेम को बोलते हैं सहचार्य गेम। जब बच्चा सामाजिकता की तरफ बढ़ता जाता है तो बच्चा को एक दो बच्चों के साथ में के अलावा उन्हें पूरे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स चाहिए होते हैं खेलने के लिए, तब उसे बोलते हैं सामूहिकता खेल। ठीक है, तो पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में बच्चा अपने खिलौनों से या अपने आप के साथ में खेलना पसंद करता है। फिर बच्चा एक या दो बच्चों के साथ में खेलना पसंद करता है। फिर बच्चा खूब सारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स बना लेता है और उनके साथ खेलना पसंद करता है। तो इसके आधार पे, साथी के आधार पे इस तरीके से खेलों को वर्गीकृत किया गया है। सेकेंड बात बताएं आपको, सक्रियता के आधार पे। सक्रियता के आधार पे बच्चा किस तरीके का गेम खेल रहा है, वह शारीरिक गेम खेल रहा है या मानसिक गेम खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह बास्केटबॉल खेल रहा है, वह किस तरीके का क्रिकेट खेल रहा है, पोलो खेल रहा है, किस तरीके का गेम खेल रहा है जिसके अंदर उसकी शारीरिक शक्ति ज़्यादा यूज हो रही है या मानसिक शक्ति ज़्यादा यूज हो रही है। यदि उस बच्चे की शारीरिक शक्ति ज़्यादा यूज होगी तो वह शारीरिक खेल होगा, और इसमें यदि बच्चे की मानसिक शक्ति ज़्यादा खर्च होगी तो वो कौन सा गेम होगा, वह मानसिक गेम होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है तो वो कौन सा गेम होगा, मानसिक गेम होगा, क्योंकि उसमें उसका माइंड सक्रिय है, उसका शरीर सक्रिय नहीं है। और दोनों गेम, चाहे वो शारीरिक गेम हो चाहे वो मानसिक गेम हो, दोनों तरह के गेम को खेलना बहुत ही आवश्यकता है। जितना शारीरिक गेम को खेलना आवश्यक होता है उतना ही मानसिक खेल को खेलना भी आवश्यक होता है। ये नहीं होना चाहिए कि केवल शारीरिक गेम खेलें या ये नहीं होना चाहिए केवल मानसिक गेम खेलें। दोनों गेम्स जो होते हैं उनको खेलना बच्चों के लिए आवश्यक होता है। स्थान के आधार पे पुनः गेम्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है घर के अंदर जो खेले जाने वाले गेम और घर के बाहर जो खेले जाने वाले गेम। एक होता है इंडोर गेम्स और एक होता है आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स, क्रिकेट आउटडोर गेम है, फुटबॉल आउटडोर गेम है, आपका बास्केटबॉल है वो आउटडोर गेम है। तो जो घर के बाहर खेले जाते हैं वह कौन सा गेम है, आउटडोर गेम है। और जो घर के अंदर खेले जाते हैं, चाहे वो किचन सेट से खेलना हो या वो डॉक्टर सेट से खेलना हो, चाहे वो पजल मेकिंग हो, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो ऊनो हो, चाहे वो लाइफ हो या मोनोपोली हो, जितने भी तरह के गेम है जो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ के खेले जाते हैं वह कौन से होते हैं, इंडोर गेम। हरलॉग जो कि एक बहुत बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार गेम्स को दो तरीके से बांटा गया है। एक होते हैं सक्रिय खेल और एक होते हैं निष्क्रिय खेल। सक्रिय खेल वो होते हैं जिसके अंदर बॉडी का पूरी जो है वो एक्टिव होती है, चाहे वो आपकी बॉडी की मसल्स हो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से बच्चा एक्टिवली खेल रहा है तो उसे बोलते हैं सक्रिय गेम। जैसे कि लूडो सांप सीढ़ी में है या कार्ड्स में है या बैडमिंटन है, ये क्या होता है, सक्रिय गेम होता है, उसे आनंद की अनुभूति हो रही है उसको करने से। परंतु निष्क्रिय गेम जैसे कि टीवी देखना, उन्होंने एक निष्क्रिय गेम की कैटेगरी में रखा है। बच्चे को आनंद प्राप्त हो रहा है ना, जैसे कॉमिक्स पढ़ना बच्चे को आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके के जो गेम्स होते हैं जिसमें केवल आनंद की अनुभूति होती है। हम ये नहीं कह रहे कि उसके खेल का उसके बच्चे के जीवन पे किस तरीके से असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ रहा है कि नेगेटिव असर पड़ रहा है, हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। उन्होंने इसके खेलों के प्रकार के बारे में बताया है। तो हरलॉग के अनुसार गेम्स को दो भागों में विभक्त किया है, एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। एक्टिव गेम्स वह होते हैं जिसमें कि बॉडी फिजिकली पूरी तरीके से एक्टिव होती है, और इनएक्टिव गेम्स वो होते हैं जिसके अंदर बॉडी
फिजिकली इनएक्टिव होती है, परंतु उस व्यक्ति को उस कार्य करने से, उस क्रिया को करने से आनंद की अनुभूति होती है। तो वह गेम कौन से होते हैं? निष्क्रिय गेम होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉमिक्स पढ़ना और टीवी देखना। कार्ल ग्रूस एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी गेम्स को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है परीक्षात्मक खेल। परीक्षात्मक खेल वो होते हैं छोटी उम्र के बच्चे खेलते हैं, जो कि छोटी उम्र के बालक खेलते हैं। जो उनके पास खिलौना लाया जाता है वो उसको जिज्ञासा स्वरूप आगे पीछे उलटने पलटने पे, या उसकी आवाज़ आ रही है खिलौने में से तो किस तरीके से आवाज़ आ रही होती है, इसका वह परीक्षण करते हैं। जब किसी चीज़ का हम परीक्षण करते हैं तो कौन सा गेम होता है? परीक्षात्मक गेम होता है। जब हम किसी गेम को खेलने में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या हम फिजिकल एक्टिविटी खूब तरीके से इन्वॉल्व हो रही है, हमारा शरीर उस समय गतिशील होता है, तो वह कौन सा गेम होता है? गतिशील गेम खेलों की कैटेगरी में आएगा। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, या आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जितने सारे भी गेम्स होते हैं, उन सारे गेम्स को यदि आप गतिशील होके खेल रहे हैं तो वह कौन सी कैटेगरी में आएगा? कार्ल ग्रूस के अनुसार गतिशील खेलों में आएगा। रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल वह खेल होते हैं जिससे किसी चीज़ की रचना होती है, जिससे किसी चीज़ का निर्माण होता है, उसे हम रचनात्मक खेलों की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट में गेम्स आ रहे हैं जो कि जिनसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है कि ब्लॉक मेकिंग का, जिससे कि आप अलग अलग चीज़ों को डेवलपमेंट कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में ऐसे भी गेम्स आ रहे हैं जिसे आपको बस मोटरसाइकिल का, डेकोरेटिव मोटरसाइकिल का सामान दे दिया जाएगा, आपको उस इक्विपमेंट जो उसके अंदर अवेलेबल है उससे आपको डेकोरेटिव मोटरसाइकिल बनानी है, या पपेट का सामान दे दिया जाएगा तो आपको पपेट का निर्माण करना है। तो ये जो गेम होते हैं, ये जो खेल होते हैं, उसे रचनात्मक खेल कहते हैं। लास्ट कैटेगरी के इसमें होते हैं वो होते हैं बौद्धिक गेम, जिसमें दिमाग का यूज़ करना होता है, जिसमें बुद्धि का यूज़ करना होता है। उस गेम को क्या बोलते हैं? बौद्धिक गेम कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। पजल मेकिंग है, पजल सॉल्विंग है, इसमें खूब सारा दिमाग का यूज़ होता है। आप बैठे बैठे एक जगह आपका दिमाग का जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उस खेलों को बोलते हैं बौद्धिक गेम। तो कहने का तात्पर्य, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से खेलों का बंटवारा किया है। बिल्कुल खेलों का बंटवारा किया है, खेलों का विभाजन किया है कि ये खेल इस प्रकार का है। जनरली बांटा गया है कि 2 तरह के खेल बांटे गए हैं, एक शारीरिक खेल और एक मानसिक खेल। जो जिन खेलों में शारीरिक क्षमताएं ज़्यादा यूज़ होती हैं उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं, जिसमें मानसिक क्षमताएं कम यूज़ होती, ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन्हें कहते हैं बौद्धिक खेल। परंतु ये बात ध्यान रखिए, खेल चाहे किसी भी प्रकार के हों, किसी भी उम्र में हो, हर उम्र में हर प्रकार के खेल जो चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से दिए गए हैं उस हिसाब से खेलना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने खेल खेलेंगे तो आप अपने संवेगों को सुरक्षित रखेंगे और आप उतने अच्छा सामाजिक प्राणी बन के अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर खेलों के संबंधित अलग अलग तरीके से सिद्धांत दिए हैं। तो कुछ सिद्धांत हम देखते हैं कि खेलों के बारे में किस किस ने किस तरीके से सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर, ये साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सिद्धांत दिए हैं कि खेल क्यों खेले जाते हैं। सबसे पहला है हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत, जो कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है। इसमें उनके अनुसार खेल इसलिए खेले जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा होती है। उन ऊर्जा को हमें शरीर के बाहर निकालना होता है, और शरीर के बाहर निकालने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या होता है? खेल होता है। तो हमारे शरीर, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को बाहर निकालना एक खेल के द्वारा ही निकाला जा सकता है, या ये कह सकते हैं खेल एक अतिरिक्त ऊर्जा को निकालने के लिए उपयुक्त और अच्छा साधन है, अकॉर्डिंग टू दी हर्बर्ट स्पेंसर। पुनरावृत्ति सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने, और इनके अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी
पुनरावृत्ति होती रहती है खेलों की। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खेलों को भेजा जाता है, या एक पीढ़ी से दूसरी, जैसे हम परंपराओं को या हम रीति रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह हम खेलों को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देखेंगे लूडो का, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ये कहीं हजारों साल पहले, आपने महाभारत का नाम सुना होगा, महाभारत में भी बताया गया था कि लूडो जैसा गेम, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो चुका है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है, परंतु वह एक पीढ़ी से कितनी पीढ़ियां निकल चुकी है और आज की पीढ़ी भी उस गेम को खेल रही है। तो स्टैनले हॉल के अनुसार ये गेम की रिपीटिवनेस होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती रहती है। पॉट्रिक और केम्स के अनुसार यह मनोरंजनात्मकता का सिद्धांत दिया उन्होंने। उनके अनुसार खेल केवल और केवल मनोरंजन के लिए ही खेला जाता है, आत्मिक शांति के लिए खेला जाता है, उससे आनंद की उत्पत्ति होती है। तो खेल खेलने के लिए क्या करा जाता है, मनोरंजन के लिए खेला जाता है, अकॉर्डिंग टू पॉट्रिक और केम्स के अनुसार। कार्ल ग्रुप्स के अनुसार बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया था, और उनका सिद्धांत कुछ हद तक मेरे ओपिनियन में काफ़ी सही होता है। हालांकि किसी भी आप एक सिद्धांत को ले लें वो सिद्धांत गलत नहीं होगा, परंतु यह सिद्धांत के अनुसार यह पूर्वाभिनय सिद्धांत होता है। जैसा बच्चा बचपन में करता है वह बड़ा होके वैसा ही हो जाता है। इसके लिए कहावत भी दी गई है, पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य, बच्चा जिस ढंग से खेल खेलता है वह बड़ा होके सामाजिक अभियान कर रहा होता है, वह पूर्वाभिनय कर रहा होता है कि मुझे समाज के साथ में मुझे बड़ा होके इस तरीके का बनना है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम जब बात करते हैं गेम्स की, तो गर्ल्स अलग तरह के गेम्स खेलती है, बॉयज अलग तरह के गेम खेलती है। अगर दोनों जने मिलकर गेम खेलेंगे, घर घर खेलने का खेल, तो गर्ल्स का क्या काम होगा हिंदुस्तान के उसमें कि वो किचन में जाएंगे, किचन में जाके वो किचन सेट से खाना वगैरह बनाएंगे, और जो बॉयज होंगे वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, एक तरह का पूर्वाभिनय होता है। या जो गर्ल्स गेम खेलती है वो गुड़िया के बालों को संवारने का गेम खेलती है, ड्रेसेस को संभालने का गेम खेलती है, वो पूर्वाभिनय कर रही होती है, माँ बनने की प्रैक्टिस में होती है वो, है ना। तो वो पूर्वाभिनय होता है। किस चीज का अभिनय होता है, वो भावी जीवन में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उस तरीके का रिएक्ट होता है, एक्ट होता है वो। इसके बारे में कई रिसर्चेस भी की जा चुकी हैं। कई रिसर्चेस में जो किलर होते हैं उनके बारे में रिसर्च की गई कि वो किलर थे तो वो किस तरीके का बचपन में गेम खेला करते थे। तो उनकी काफ़ी सारे रिसर्चेस बड़ी शॉकिंग आई कि वो जो जब उनका बचपन था, जो किलर्स थे या साइकोलॉजिकल इल थे, वह बचपन में भी इस तरीके का मारने का, काटने का, चाकू का, इस तरीके का गेम खेला करते थे, ठीक है। या जो डॉक्टर्स बन गए वो बचपन से ही डॉक्टर सेट से इस तरीके का गेम खेलने लग गए थे, उनको उस चीज में पूर्वाभिनय करना होता है। नेक्स्ट है विश्राम का सिद्धांत, ये पैट्रिक ने दिया था। इनके अनुसार हम बच्चा जो होता है वह काम करते हुए बहुत लंबे समय तक काम करता रहता है। बच्चे का काम क्या होता है, पढ़ाई करना, ठीक है। तो वो एक मोनोटोनस जॉब होता है, वो उस समय थकान उत्पन्न हो जाती है, तो उस थकान को दूर करने के लिए वह खेल खेलता है। इसलिए ऐसा होता है कि जब बच्चा लंबे समय तक पढ़ाई कर रहा होता है तो बच्चे को ब्रेक देते हैं। अगर बच्चे को कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ाने के निस्बत बच्चे को यदि ब्रेक दे के पढ़ाया जाए तो वह क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेगा। ब्रेक में बच्चा अपने मनोरंजन का काम करता है, वही तो उसके लिए खेल होता है, जिससे उसके आनंद की प्राप्ति होती है, उसी से तो खेल कहते हैं। हरलॉक ने भी हमें यही बताया था कि जिस कार्य क्रिया करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है वह क्या होता है, खेल होता है। तो बच्चे को पढ़ाई के बीच में यदि ब्रेक दे दिया जाए तो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तो पैट्रिक के अनुसार यही सिद्धांत था कि कार्य करते समय यदि लंबे समय तक कार्य होता है तो बच्चा थक जाता है और उसको विश्राम की आवश्यकता होती है, तो विश्राम के लिए खेल खेला जाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसे काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने दिया था, और जो इस सिद्धांत से सहमति रखते हैं उनके अनुसार यदि हम हमारे जीवन में किसी चीज़ को नहीं पाते हैं तो हम उन्हें खेल के माध्यम से पा लेते हैं। हमारे जीवन की जो क्षतिपूर्ति का होती है हम उसके द्वारा कर लेते हैं। हम इससे, जैसे कोई
एग्जाम्पल दें, यदि बच्चा कोई सामाजिक रूप से लीडर नहीं बन पाता है या क्लास में मॉनिटर नहीं बन पाता है, तो वो घर आके टीचर खेल के या अपने आस पड़ोस के बच्चों को बैठा के वह मॉनिटर बनने की कोशिश करता है, या वो टीचर बनने की, उस समय जो उसकी जो क्षतिपूर्ति हुई होती है मॉनिटर ना बनने की, वह अपनी मॉनिटर ना बनने की पूर्ति किस तरह से पूरी करता है? खेल खेल में पूरी करता है। उसकी जो क्षतिपूर्ति होती है वो खेल खेल में पूरी हो जाती है, और उसका संवेगों पे जो ऊपर कंट्रोल होता है वह हो जाता है। तो ये क्षतिपूर्ति सिद्धांत काफी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। लास्ट सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ये मैकडूगल ने दिया था। इनके अनुसार जैसे हमारे संवेग हमारे अंदर मौजूद होते हैं, मूल होते हैं, उसी तरह जो खेल जो होते हैं वह भी मूल होते हैं, उनकी भी प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति की होती है, वह ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर होते हैं। तो इतने सारे सिद्धांत आपने देखे, इन एक सिद्धांत के ऊपर खेल नहीं चलता है, इन सब सिद्धांतों का जो मेल होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है, तब जाके खेल का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखिए, खेल हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। खेल हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, खेल हमारे शारीरिक मानसिक सभी तरह के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इस समय उम्र हो चुकी है, अब हमें खेल नहीं खेलना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम खेलों से हमारा रिस्ट्रिक्शन हटा लेते, दूर कर लेते हैं, हमारे आपको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं हमारी तरफ से। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खेल हमारे लिए, हमारी आनंद प्राप्ति के लिए, हमारे को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए खेल अवश्य खेलना चाहिए। हमने खेल की विशेषता देख ली, खेल के सिद्धांत देख लिए। अब खेल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, अब हम ये देखते हैं। तो खेल को विभिन्न तरह के कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे प्रथम कारक होता है शारीरिक स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उतना ही वह खेल खेलने के लिए रहेगा। अगर आपका तन अच्छा है, आपका मन अच्छा रहेगा और आपका तन अच्छा रहेगा, तभी आप खेल खेल सकेंगे। किसी भी तरह की हल्की सी भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो पेट दर्द की शिकायत हो, चाहे वो सर दर्द की शिकायत हो, छोटी छोटी जगह प्रॉब्लम होगी, तो खेल की तरफ आप अग्रसित हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो खेल खेलने के लिए, गेम्स की तरफ प्रदर्शन करने के लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत ही जरूरी होता है। जितना फिजिकली आप फिट रहेंगे उतना ही ज्यादा आप खेल की तरफ सक्रिय हो सकेंगे। अगर आप किसी भी तरह से फिजिकली फिट नहीं है तो आप खेल नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गामक विकास। गामक विकास का मतलब होता है कि मोटर डेवलपमेंट। जितना ज्यादा मोटर डेवलपमेंट होता है, जितना हाथ पांव में मसल्स में डेवलपमेंट होता है, जितना नर्वस सिस्टम में डेवलपमेंट होता है, उतना ही ज्यादा खेल खेला जा सकता है। हम एक बात करें 3 से 4 साल के बच्चे की, और हम एक बात करें 12 साल के बच्चे की, तो जो 3 से 4 साल का बच्चा होता है उसका गामक विकास इतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उसका गामक विकास इतना अच्छा नहीं होता है तो वो गेम्स में उतना एक्सपर्ट या उतना अच्छे तरीके से नहीं खेल सकता है जो 12-13 साल का बच्चा खेलता है। कहने का मतलब होता है अगर मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है तो गेम्स उतने अच्छी तरीके से खेले जाएंगे, उतना फिजिकली गेम उतने अच्छी तरीके से खेले जाएंगे, उतना मेंटली गेम उतने अच्छे तरीके से खेले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि। तो बच्चे में जितनी बुद्धि होगी, जिस तरह की बुद्धि होगी, वह उस तरीके का गेम खेलना पसंद करता है। यदि बच्चा बहुत ही बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है, तो बच्चा रचनात्मक गेम ज्यादा खेलना पसंद करेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि बुद्धि अगर बहुत अच्छी है, अगर वो राइट डायरेक्शन में जा रही है तो वह रचनात्मक गेम खेलना पसंद करेगा। अगर वह बुद्धि नकारात्मकता की तरफ ले जा रही है तो वह क्या होगा, रॉन्ग गेम्स खेलना, लड़ाई झगड़ा, इस तरीके का गेम्स खेलना पसंद करेगा। जिस तरह की बच्चे की बुद्धि होती है उस तरीके का गेम खेलना पसंद करता है। वातावरण, बट ऑब्वियस सी बात है, वातावरण का से तात्पर्य हमारा मतलब है आसपास का माहौल। ठीक है, अब यदि उसके आसपास में बच्चे बहुत हैं पर कोई भी बच्चा खेलना पसंद नहीं करता है, उनके पेरेंट्स बाहर निकालना पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा गेम नहीं खेलेगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, वो केवल घर के अंदर वाले इंडोर गेम्स खेलेगा, बाहर जाके आउटडोर गेम खेलना पसंद नहीं करेगा। वहीं अगर इस तरीके का माहौल है आस पड़ोस में कि आस पड़ोस के बच्चे मिलजुल के शाम के टाइम इस पर्टिकुलर टाइम पे खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो क्या होता है, बच्चा उस तरीके के गेम्स खेलना पसंद करता है, उस तरीके के माहौल में ढल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके का गेम खेलेगा, कि आसपास का वातावरण किस तरीके का है।
विद्यालय, बिल्कुल कुछ विद्यालय में होता है कि गेम जो है वह खिलाए जाते हैं और उन पे अप्रिसिएशन दिया जाता है। वीक में 2 पीरियड, 4 पीरियड, 6 पीरियड कंपलसरी होते हैं, बच्चों को खेलना होता है। बच्चे जैसा चाहे उस तरह का गेम खेलना है, दैट इज कंपलसरी, कि बच्चे को पर डे 1 पीरियड गेम का रखा जाता है, उसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, गेम्स खेलें आप। तो अगर बच्चे के स्कूल में यह माहौल मिल रहा है, उसके विद्यालय में यह माहौल मिल रहा है कि आपको गेम खेलना है, तो क्या होगा, बच्चा गेम खेलना सीख जाएगा, बच्चा खेल खेलना सीख जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह का माहौल दिया जाएगा उस तरीके का गेम खेलना सीखा जाएगा। वहीं यदि विद्यालय में बिल्कुल केवल और केवल कंसंट्रेशन किस पे जा रहा है, पढ़ाई की तरफ जा रहा है, उसे कोई गेम एक्टिविटी नहीं हो रही, उसकी कोई खेल एक्टिविटी नहीं हो रही, वीक में सिर्फ 1 पीरियड गेम्स का हो रहा है, वो भी कंपल्सरी कर रखा है, इसलिए है कि उन पे प्रेशर है कि 1 वीक में पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो विद्यालय में गेम का बिल्कुल माहौल नहीं है, बच्चों के विद्यालय में गेम का माहौल नहीं, बच्चे में पढ़ाई का माहौल है। और पढ़ाई के माहौल में क्या होता है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की तरफ दौड़ाना पड़ता है और उसे होमवर्क भी इतना मिल रहा है कि वो चाहेगा, आस पड़ोस का वातावरण भी है, परंतु उसके पर होमवर्क का या फिर स्कूल का पढ़ाई का प्रेशर इतना है कि वह गेम्स खेलना नहीं सकता है। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है विद्यालय के भी कि बच्चा गेम खेलता है या नहीं खेलता है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल के साधन। खेल के साधन बच्चे के पास कितने अवेलेबल करा दिए जाते हैं। बच्चे के पास बैडमिंटन भी है, बच्चे के पास में फुटबॉल भी है, बच्चे के पास में डिस्क भी है, बच्चे के पास में रिंग भी है, बच्चे के पास बहुत सारे खेल के साधन है। तो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चुन के खेल सकता है। उसके पास इच्छा तो है बैडमिंटन खेलने की, पर उसके पास खेल का साधन ही नहीं है, उसके पास बैडमिंटन का कोर्ट ही नहीं है, उसके पास फुटबॉल के लिए संगी साथी नहीं है, तो किसी भी तरह का खेल नहीं खेल सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें यदि बच्चे को खेल खिलाने के लिए प्रेरित करना है तो हमें खेल के साधन अवेलेबल कराने पड़ेंगे। जितने खेल के साधन अवेलेबल होंगे उतना ही बच्चा खेल खेल सकेगा। साथी समूह, बट ऑब्वियसली बात है पीयर ग्रुप का बहुत असर पड़ता है बच्चों पे, स्पेशली हम टीनेजर्स की बात करते हैं। पेरेंट्स के सुनने की जगह बच्चा अपने पीयर ग्रुप, अच्छा मेरे फ्रेंड ने ये कहा है मुझे ये करना है, ठीक है, उस पर प्रेशर पड़ता है। फ्रेंड यदि कहेगा तो बच्चा 5 बजे उठ के गेम्स खेलने चला जाएगा, क्योंकि उसके सारे जो ग्रुप वाले हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उन ग्रुप के मेंबर्स को खेल खेलना पसंद है। यदि उनके ग्रुप के मेंबर्स को खेल खेलना पसंद है तो उस बच्चे में भी खेल खेलना आ जाएगा। भले ही उसमें शारीरिक क्षमता नहीं है कि वह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे या लेट नाइट तक गेम खेल सके, परंतु उसके ऊपर संगी साथी का उसका ग्रुप ऐसा है कि वो खेल खेलना सिखाना चाहते हैं या खेल खेलना चाहते हैं, तो उसे अपने आप को फिजिकली फिट करना पड़ता है। यह प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि उसका साथी समूह कैसे हैं, उस हिसाब से वह खेल खेलता है। अच्छा, खेल वैरायटी ऑफ खेल्स होते हैं, ठीक है। अब इन वैरायटी ऑफ खेल्स में भी बच्चा कौन सा गेम खेलेगा। बच्चा वीडियो गेम्स खेलना पसंद कर रहा है, बच्चा मेंटल गेम खेलना पसंद कर रहा है, बच्चा फिजिकल गेम खेलना पसंद कर रहा है, किस तरीके का गेम खेलना पसंद कर रहा है, यह भी डिपेंड करता है कि उसका पीयर ग्रुप, उसका जो है वो किस तरीके का है, उसके संगी साथी किस तरीके के हैं। अगर उसके संगी साथी बैडमिंटन खेलना चाहते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं या फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो बच्चा को भी उसी डायरेक्शन में अग्रसित होना पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्तर, बिल्कुल सामाजिक आर्थिक स्तर पे भी असर पड़ता है। हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप, 3 अलग अलग वर्ग जो मोटे मोटे बांटे गए हैं। उच्च आय वर्ग वाले में खेल, बच्चों में खेल अलग तरीके से खेले जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड से तरीके से खेले जाते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चों के खेल अलग तरीके से होते हैं और लो इनकम ग्रुप के बच्चों के खेल अलग तरीके से होते हैं। खेल होते हैं, पर उनकी जो वैरायटी होती है, खेल खेलने का तरीका होता है, वह सामाजिक स्तर पे डिपेंड करता है। परंपराएं, बिल्कुल हमारी परंपराएं हमें क्या कहती है, हमें क्या करने के लिए कहती हैं। अगर हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं कहती हैं कि हमें खेल खेलना चाहिए तो हम खेल खेलते हैं। यदि हमारी परंपराएं ये कहती हैं कि गर्ल्स को कई जगह पे, कई स्टेट्स में ये बोला गया है कि गर्ल्स शुड नॉट प्ले एनी फिजिकल गेम, उन्हें गेम नहीं खेलना चाहिए, तो वह
तुरंत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है वहाँ पे कि हमारी परंपरा इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है कि लड़कियों को घर के बाहर जाके या टूर्नामेंट में जाके कहाँ रहेंगी, कहाँ बैठेंगी, किसके साथ आएंगी, किसके साथ जाएंगी, एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क समाज के द्वारा परंपराओं के लिए लगाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाना एक आम आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके समाज के साथ में रहता है, समाज का प्रेशर बहुत होता है। तो परंपराएं के अनुसार गेम खेले जाते हैं। तो खेल खेले कैसे खेले जाएंगे, कब खेले जाएंगे, इसका काफी सारा असर परंपराओं के पर भी पड़ता है। खाली समय, ये एक बहुत ही प्रश्न चिन्ह पॉइंट है। प्रश्न चिन्ह इस पॉइंट है इसलिए क्योंकि हम आनंद के लिए खेलते हैं, ठीक है, हम खाली समय में खेलते हैं। और आज के टाइम पे, आज की जनरेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे पास खाली समय नहीं है, हमारे पास खेल के लिए समय नहीं है, हमारे पास आनंद के लिए समय नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, हमारे पास समय ही नहीं रहता, हम कैसे खेलें? ये अक्सर हमने बोला, क्यों समय नहीं रहता? आप टीवी देखने में समय निकाल सकते हैं, आप इधर उधर की बातें करने में समय निकाल सकते हैं। हमारे पास स्कूल का होमवर्क का प्रेशर इतना है, क्या आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जिसके पास जितना खाली समय होता है वो उस गेम को उस हिसाब से करता है। डेट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर व्यक्ति ने, बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रखा होता है तो फिर उसका खाली समय बहुत होता है और वह अच्छी तरीके से खेल खेल सकता है। आयु, छोटा बच्चे के गेम अलग होते हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग होते हैं और टीनेजर्स के लिए अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं। वैरायटी ऑफ गेम्स खेली जाते हैं। छोटा बच्चा होता है वह अपने तक सीमित होता है, वह खिलौनों से खेलना पसंद करता है। उसके बाद बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, 3 या 4 साल का बच्चा होता है तो वह अपने साथ में 1 या 2 साथी लेना पसंद करता है। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है, 7, 8, 10 साल का हो जाता है तो वह ग्रुप में खेलना पसंद करता है। 8-10 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए, तब उसे सेटिस्फेक्शन होता है। और पीयर जो टीनेजर जो ग्रुप होता है उसके लिए अलग तरीके का ग्रुप होना आवश्यक होता है। तो अलग अलग तरह के आयु में अलग अलग तरीके के गेम खेले जाते हैं। और ये भी है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जैसी ऐसे ऐसे खेल का जो स्तर होता है वो डिक्रीज होता जाता है, खेल का जो समय होता है वह डिक्रीज होता जाता है। तो आयु एक बहुत बड़ा फैक्टर है खेल के लिए। तो आपने देखा, हमने इस वाले टॉपिक में कि हमने खेल के पॉइंट्स देखे, खेल के कारक देखे, हमने ये देखा खेल क्या होता है, खेल कैसे खेला जाता है, खेल कब डेवलप होता है, खेल के सिद्धांत क्या क्या है। पर एक बात बहुत ही आवश्यक है इसके अंदर, खेल खेलना बहुत जरूरी होता है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, गामक विकास के लिए। जितने भी तरह के विकास हमने देखे हैं, जितने भी तरह के बालक में विकास होते हैं, उन सभी विकास के लिए खेल खेलना बहुत आवश्यकता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब बड़े हो चुके हैं, हमें यह गेम नहीं खेलना चाहिए। ये हमारी थिंकिंग बहुत बार बैठ चुकी है कि ये तो बच्चों जैसे गेम है, हम क्यों खेलें। आप 16-17 साल में आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप गेम नहीं खेलें। आप एक बार खुद सोच के देखिए कि अगर आप खेल नहीं खेलते हैं तो आपके शरीर के ऊपर उतना जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाता है। हम हमारे विकास को एक तरीके से स्टॉपेज दे रहे हैं, रुकावट दे रहे हैं, यह सोच के, यह मेंटेलिटी बना के कि अब आप बड़े हो चुके हैं। 16-17 साल की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। बच्चों को खेल खेलना चाहिए, बच्चों को खेल खिलाना चाहिए। जब खेल खिलाने से विभिन्न तरह के विकास में ज़्यादा मदद मिलती है, विभिन्न तरह के विकास अग्रसित होता है और जीवन यापन करने में आसानी रहती है। इसलिए याद रखिए, खेल खेलिए और अपना व्यक्तित्व निखारिए।